आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। हस्बे वादा आज से मैं आपको सुना रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। ये किताब जब हमारे एक सहाफ़ी दोस्त लोकमित्र गौतम जी ने पढ़ी तो उनका पहला रिएक्शन था कि साहब, नसीर साहब जितने मंझे हुए अदाकार हैं उतने ही अच्छे लेखक भी हैं। और मैं लोकमित्र जी की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। नसीर साहब को और लिखना चाहिए ताकि हमें एक और अच्छा मुसन्निफ मिल सके। इस किताब का इंतसाब 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में नसीर साहब फरमाते हैं उन दोनों के नाम जो इस किताब में हैं ही नहीं, मेरे बेटे इमाद और विवान के नाम। दूसरे सफ़े पर उनके वालिद बुजुर्गवार और वालिदा की तस्वीर है। नीचे कैप्शन है, दूल्हा भाई और आपा भी के नाम भी, जो शायद अब मुझे समझ पाए। पेश लफ्ज़ और शुक्राना ना पढ़ते हुए मैं सीधे इस किताब के पहले बाब पर आ रहा हूँ, यानी पहले चैप्टर पर, जिसका उन्वान है बहुत दिन हुए वगैरह वगैरह। तो सुनिए, बहुत दिन हुए वगैरह वगैरह। लखनऊ के पास बाराबंकी नाम के एक छोटे से कस्बे में 20 जुलाई 1949 के दिन मैं पैदा हुआ, या शायद 16 अगस्त 1950 को। मैं, मेरी अम्मी फर्रुख सुल्तान, सही तारीख कोई नहीं बता पाया। अम्मी का कहना कि तुम रमज़ान में पैदा हुए थे भी इस बात की तय तक पहुंचने में बिल्कुल मददगार नहीं था। उस ज़माने में खसरा लानत थी, टाइफाइड कातिल, मलेरिया और हैज़ा आम। बच्चे अगर कमसिनी से आगे बढ़ते भी तो इम्तिहान में फेल होकर या बीमारी की वजह से पढ़ाई में 1-2 साल गंवा ही बैठते थे। इसलिए बच्चे की पैदाइशी तारीख में थोड़ी बहुत फेरबदल करने का रिवाज आम था। ये वजह हो सकती थी, या शायद खालिस बेध्यानी थी कि बाबा, मेरे वालिद आले मोहम्मद ने मेरी पैदाइश का साल 1950 लिखवाया। 20 जुलाई को 16 अगस्त क्यों बना दिया, ये राज ही रहा। कई साल बाद जिन जिन ज्योतिषी हजरात ने मेरा जायचा बनाने का काम संभाला, उनकी टांग खूब खींच सका मैं। बहरहाल, मेरे 2 जन्मदिन हैं और जब जिस उम्र का होना चाहूँ हो जाता हूँ। बहुत नौजवानी का एहसास तो नहीं होता इससे, फिर भी बाबा घुमक्कड़ जिंदगी जी रहे थे जब प्रोविंशियल सिविल सर्विस में बरतानवी सरकार की खिदमत करने लगे और अम्मी से शादी हुई। फिर आई आज़ादी और खुद मुख्तारी। मुल्क पर जब तकसीम की मार पड़ी तो बाबा के 7 और अम्मी के 10 भाई बहन में से बहुत से चले गए, पर बाबा यहीं रहे। मेरा सबसे बड़ा भाई जहीर 2 साल का था, दूसरा ज़मीर कुछ महीने का, और मेरा तो पता ही नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान जाने या हिंदुस्तान में रहने के बारे में हमसे कोई राय मशवरा नहीं हुआ, पर बेशक हम सब इस फैसले की तायद ही करते। बाबा के पास
हिंदुस्तान में जायदाद थी नहीं, सरहद पार जायदाद का दावा कर नहीं सकते थे। और फिर थोड़ी बहुत ढल चुकी उम्र में बंदी बनाई नौकरी छोड़कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना, उन्हें इस आज़ाद हुए हिंदू मुल्क में रहने के मुकाबले कम दिलकश लगा होगा। किस्मत से पंगा लेना उनकी आदत नहीं थी और उन्हें यकीन था कि उनकी औलाद को अच्छी तरबियत मिले तो यहां भी आला तरीन जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये पेशन गोई गलत नहीं निकली। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो हम तीनों भाई कार की पिछली सीट पर लेटे पेड़ों की कतारों के बीच सूनी सी शाहराहों पर अक्सर कहीं जा रहे होते। अम्मी आगे बैठी हुई, बाबा कार चलाते हुए। जहां जहां रेल नहीं जाती थी बाबा को मुआयनों के लिए सड़क से अच्छा खासा सफर तय करना पड़ता था और उन दौरों पर हम सब साथ जाया करते थे। जिन खस्ता हाल डाक बंगलों में हम ठहरते वो कभी आलीशान इमारतें थीं, अब अपने लंबे चौड़े वीराने में बिल्कुल एक जैसी। बरामदों में मकड़ी के जालों से अटे हैट टांगने के लंगड़े आईनेदार स्टैंड, कुटे हुए बेंत का फर्नीचर, सामने बेतरतीब बाग और उजड़े लॉन, हर जगह उखड़ता हुआ प्लस्तर, ड्राइंग रूमों में बुझे हुए आतिशदान के ऊपर बाघ या चीते की लटकी खाल, ताकों पर धूल से अटी रीडर्स डाइजेस्ट की पुरानी कॉपियां, भारी पर्दों वाले शबिस्तान में सीलन से भरी हुई हवा, गुफा जैसे ड्राइंग रूम में बेमजा खाना। और अम्मी खासी फिक्रमंद नजर आती क्योंकि पकाने या परोसने का काम उनका ना होता। एक दिन बाबा के एक दौरे पर मैं किसी की, बाबा या अम्मी की नहीं, गोद में बैठा खुले मैदान में पेश किया जा रहा कोई तमाशा देख रहा था। उस दिन की और कोई बात याद नहीं मुझे, अलावा बड़े ऊंचे मंच पर कारस्तानियां कर रहे एक अदाकार के रंगो रोगन से लैस चेहरे, फुंकारते सांप की तरह बल खाते जिस्म और नाचती पुतलियों के। जब वो मेरी तरफ देखता तो मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ने लगती। तब मैं 2 बरस का रहा हूंगा। ये वाकया अगर मैंने अपने मन से ही गढ़ा है तो भी मेरे लिए अब तक पूरी तरह हकीकी बन चुका है। इससे मैंने बहुत कुछ पाया है। मुमकिन है कि वो कोई सर्कस था और वो शख्स जोकर, पर उस पल तो वो आकाश जितना ऊंचा लग रहा था, बिलाशुबा मेरे अपने नन्हे कद की वजह से। ये छवि मेरी हिस्स के उस हिस्से में हमेशा के लिए चिपक के रह गई है जहां यादें बसती हैं। वो जो भी था उस रोज मुझे एक ऐसा तोहफा बख्श गया जो अभी तक मेरी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है। हैरत का एहसास, मुकम्मल दहशत के साथ बेइंतहा कशिश और जलाकर राख कर देने वाला रश्क। जी चाहा कि उस मंच पर चढ़ जाऊं और जिंदगी भर वहीं रहूं। एक मानी में ऐसा हुआ भी। जनाब यॉन मार्टेल ने नजर फरेबी के सहारे पाई लड़के का देवता समान बन जाने का जो बयान किया है, काश मैं भी कर पाता। पहली हैरत ही गहराई में उतरती है, उसके बाद की हैरत पहले वाले की छाप से मिलकर एक हो जाती है। शायद यही वजह है कि मुझे अदाकार और जोकर काफी एक जैसे लगते हैं और दोनों के बीच का फर्क बड़ी सफाई से कभी कभी धुंधला भी जाता है। यादें और भी हैं। मैं डाक बंगले के छज्जे पर खड़ा नीचे अखबार पढ़ रहे किसी शख्स पर मूत रहा हूं, इस यकीन से
कि किसने किया पता ही नहीं चलेगा। ना सिर्फ उसे पता चला, वो बाबा से बड़ा अफसर निकला। शायद ये उन हरकतों में से एक थी जिसकी वजह से मेरे बाबा की मेरे बारे में राय कुछ बदलने लगी। नैनीताल से हल्द्वानी जाती हुई बस के सफर में बाबा की बंदूक के खोल पर कोई उल्टी कर देता है। दाग बरसों तक कैनवस के उस खोल पर बना रहा, जब तक के बाबा ने मैं दागदार खोल व बंदूक बेच न दी। सुनसान सड़क पर मैं साइकिल के पीछे बैठा चला जा रहा हूं और मोटरसाइकिल पर सवार दो बावर्दी सिपाही हमें एक तरफ हटने के लिए कहते हैं। जमीर के गले में मछली का कांटा अटक जाता है और बाबा खाने की मेज से कुछ प्लेटें फेंक कर तोड़ देते हैं क्योंकि वो साफ नहीं थी। ये बातें न मालूम क्यों याद रह गई हैं। किसी के शब्दों में जैसे शहद पर धूल चिपकती है, उस तरह। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। बकरी के मेमने को मैं दुलारने की कोशिश कर रहा था और वो टक्कर मार के मुझे पटक देती है। लेमन की तकरीबन खाली हो चुकी बोतल में पानी भरने के लिए मैं हैंडपंप की तरफ दौड़ा, रपट कर गिरा। बाईं हथेली पर आज भी उसका दाग मौजूद है। जहीर अम्मी की सिलाई मशीन की सुई मेरी उंगली के पार करता है, यह भरोसा दिलाकर कि वो सिल जाएगी। अम्मी के 5 बेटे हुए, हम 3 जिंदा बचे। मुझसे हमेशा कहा जाता था कि मैं बाबा का लाडला हूं। कुछ साल बाद ये अल्फाज मुझ पर साए की तरह मंडलाने वाले थे। बेटी पाने की बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी, लिहाजा जब मेरे आने की बारी हुई तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से दुआएं मांगी होंगी। फिर मायूस हुए तो जिंदगी के चंद शुरुआती बरसों में मुझे ज्यादा लाड दुलार देकर उन्होंने शायद उसकी भरपाई की। मैं जब जागता मुझे पीठ पर लाद कर गुस्लखाने ले जाते, नहलाते धुलाते, मेरा हर नाज उठाते। बाबा के बड़े बड़े सुडौल हाथों और लंबी उंगलियों की गर्माहट, मेरे चेहरे पर चुभती उनकी छोटी सी हिटलरी मूंछों की रगड़ अब भी कभी कभी महसूस होती है मुझे। जाहिर है कि उनके इस लाड की वजह से मैं बिगड़ैल तबीयत का हो गया। जहीर एक दफा बाबा के हाथों पिट गए क्योंकि मैंने चुगली की थी। अपनी उस उम्र के कुछ फोटो में मैं शरीर हड़बौंग मचाने वाला बच्चा लगता हूं। जिस जमाने में लड़कियां 14 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थी और अगले ही साल उनसे बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाने लगती थी, अम्मी सही उम्र के काफी बाद तक अनब्याही रहीं। वो और बाबा एक ही खानदान की अलग अलग शाखों से थे, जिसका बीज डाला था पुगमान से आए एक पेशावर सिपाही आगा मोहम्मद सैयद शाह ने, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ देकर इनाम में मेरठ के पास सरधना की जागीर नवाब जाफिशा खां के लक़ब के साथ पाई। मेरे वालिदैन की सगाई को कुछ अरसा ही हुआ था कि बाबा, जो तब काबुल में थे, इंग्लैंड के लिए चल पड़े। इन दोनों जगह वो किस लिए गए कभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन जाहिरी तौर पर जिलावतन अफगान बादशाह अमानुल्लाह की बेटी के अंग्रेजी उस्ताद बनकर। मेरे भाई के कहने से मैं चकरा जाता हूं कि कुछ इश्क विश्क का मामला था, क्योंकि ये बात बाबा की फितरत से कतई मेल नहीं खाती। जो भी हो,
बादशाह को जब अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा तो अपने काफले में बाबा को भी साथ ले गए। ये बादशाह लोग काफिले के काफिले बनाकर भागते, ये बादशाह लोग काफिले के बिना भागते भी नहीं थे। सगाई टूटी तो अम्मी के सर वालदैन की खिदमत की जिम्मेदारी आ गई। अम्मी ने बेलौस बेटी की भूमिका बखूबी निभाई जब तक बाबा इंग्लैंड से लौटे और फिर से उनका हाथ मांगा। इस बीच बाबा की किसी दूसरी खातून से हुई शादी टूट चुकी थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी से एक लफ्ज नहीं कहा। नायब तहसीलदार की काबिल रश्क सरकारी मुलाजमत संभाले वो अम्मी की जिंदगी में दोबारा तशरीफ आवर हुए। वो तब 40 के थे, अम्मी 30 की। उस उम्र में दोनों को दूल्हा दुल्हन नहीं, दादा दादी होना चाहिए था। तो ये था नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त का पहला बाब, पहला चैप्टर, बहुत दिन हुए वगैरह वगैरह। अब इजाज़त दीजिए, कल आपको इसी किताब का दूसरा बाब सुनाऊंगा। आदाब।